गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स और विभिन्न स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर आपको मैं फ्री पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 14 जून 2024 के जो करंट अफेयर्स चर्चा में है। हाल ही में विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है। देखिए ये बताती है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर में वो किस तरीके का चल रहा है, या फिर जो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरीके की चीजें हमें इससे पता लगती हैं। बात करें अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप शॉर्ट में ओईसीडी बोलते हैं, 1973 का जो ऑयल क्राइसिस आया था, ठीक है, 1963 में काफी फेमस ऑयल क्राइसिस आया था, जिसके कारण ग्लोबल प्राइस में काफी ज्यादा डिसरप्शंस और ऊपर नीचे हमें देखने के लिए मिला था। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ओईसीडी द्वारा 1973 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और उसकी जो स्थापना हुई वो 1974 में ये बॉडी पूरी आपकी एस्टेब्लिश कर दी गई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपके पेरिस में स्थित है। नीचे इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह पर नजर रखने के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क प्रदान करती है। और देखिए ये लगातार आपको ये भी बताती है कि जो फिजिकल डिस्ट्रप्शंस है स्पेशली ऑयल सप्लाईज में वो नहीं होने चाहिए, और जो डेटा है और स्टैटिस्टिक्स है ऑयल मार्केट का वो भी लगातार और एनर्जी सेक्टर का हमको प्रोवाइड कराती रहे। तो ये मुख्य इसका काम है। इसके अलावा देखिए अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स लगातार चर्चा में रही हैं। तो सबसे पहली है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। देखिए बिल्कुल सेम रिपोर्ट है, बस एक अंतर है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो ये आईएमएफ जारी करता है। इसको याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिलाकर क्या बोला जाता है? आप सभी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इन्हें ब्रेटन वुड या ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में अमेरिका में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर इन दोनों बॉडी की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर दोनों का कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी की गई थी। 3 स्पेशल इसके इस बार हाईलाइट्स है। पहला, इन्होंने ये कहा दुनिया में ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा या वैश्विक लेवल पर जो राइनो या एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके सींगों का व्यापार बहुत किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका जो चाइनीज पेंगोलिन है, ठीक है, चाइनीज पेंगोलिन एक जानवर होता है जिसके स्केल्स वगैरह को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, वो काफी चर्चा में था। और तीसरे नंबर पर जो आइवरी होते हैं या हाथी दांत होते हैं, इसका भी काफी ज्यादा इलीगल ट्रेड दुनिया में किया जाता है। तो ये 3 स्पेशीज पर ज्यादा इसका फोकस था। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो ये रिपोर्ट अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। एफएओ का जो हेडक्वार्टर है मैंने आपको बताया था ये रोम में स्थित है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट ये अभी जारी की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया है सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, यानी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी में। इसने किसको पछाड़ा? पहले जापान आपका तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स अभी चर्चा में रही हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और थी। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उस दिन आपका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन रिपोर्ट यानी दुनिया के महासागरों की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा? आईओसी है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। किसके अंतर्गत? यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है, तो यूनेस्को ने एक तरह से रिपोर्ट ये जारी की थी। तो ये कुछ रिपोर्ट्स अभी चर्चा में थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस पर पूरा फोकस करेगा, क्योंकि लगातार आपको पता है इस फील्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं। बात करें अगर 2024 की, तो 2024 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स यानी अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को यूएनजीए ने घोषित किया है। तो ये 2025 आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले। 2024 के बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। यह इस बात पर प्रकाश डालेगा कि ऊंट 90 से अधिक देशों में
लाखों परिवारों की आजीविका के लिए किस रूप से महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है जो स्पेशली डिजर्ट एरियाज हैं, रेगिस्तान वाले एरियाज है, वहां पर ऊंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसी के महत्व को यह प्रदर्शित करेगा। तो ये दोनों साल आप याद रखिएगा। किस देश ने 2024 के अंत तक 10 लाख भारतीय कौवों को खत्म करने की कार्य योजना की घोषणा की है। तो कीनिया ने यह घोषणा की है। कल मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी ये क्विज डाला था, तो प्लीज आप देखिए कम्युनिटी में क्विज भी सॉल्व करते रहा करिए। मैं पूरे दिन 3 से 4 क्वेश्चन वहां पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के डालता हूं। तो ये देखिए इन्होंने क्यों कहा है, वहां पर जो लुप्त प्राय प्रजाति है या लुप्त प्राय पक्षी हैं, एंडेंजर्ड पक्षी हैं, उनको ये बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय कौवे। तो इस साल के अंत तक लगभग 10 लाख कौवों को मारने की वो योजना बना रहा है। केनियाई सरकार का लक्ष्य तटीय क्षेत्रों में स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर उनके हानिकारक प्रभाव के कारण 2024 के अंत तक 1 मिलियन आक्रामक भारतीय कौवों को खत्म करना है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कावर्स स्प्लेंडिस। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कौवे लुप्त प्राय पक्षियों का शिकार करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं। अब देखते हैं, देखिए कीनिया से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कीनिया का मैंने मैप डाला है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है वो कीनिया से होकर गुजरती है। कीनिया आपका कोस्टल देश है, यानी इसका एक एंड आपका इंडियन ओशन से लगता है। कीनिया कौन कौन से देश से बॉर्डर करता है, सोमालिया से, इथियोपिया से, साउथ सूडान से, युगांडा से, एक तरफ लेक विक्टोरिया से और आपका साउथ में तंजानिया से। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है माउंट एल्गन नेशनल पार्क, जो आप यहां पर देखेंगे, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है मरसाबित, ये वाला, ये भी लगातार न्यूज में बना रहता है। अगर बात करें कीनिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी लेक है, तो लेक तुर्काना, इसको लेक रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया बात करें तो लेक विक्टोरिया 3 देशों के बॉर्डर पर पड़ती है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो युगांडा की कैपिटल है कंपाला, ठीक है, कंपाला, ये बिल्कुल लेक विक्टोरिया के बॉर्डर पर पड़ती है। आप देखेंगे यहां पर ये कंपाला आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ कीनिया से संबंधित फैक्ट होगा। कीनिया की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी नैरोबी। नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। बात करें अगर करेंसी की, तो इसकी करेंसी है आपकी शिलिंग। अब देखिए कीनिया जो था अभी 2 वजह से करंट अफेयर्स में लगातार बना हुआ है। सबसे पहली की एक न्यूज थी, अप्रैल में क्या हुआ था, कीनियन डिफेंस फोर्सेज या कीनिया की जो मिलिट्री है, इसके चीफ नाम था फ्रांसिस अगोला। तो फ्रांसिस अगोला जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इनके साथ 8 लोग और सवार थे, सबकी ही मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, भारत में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको अभी कंसीडर किया गया है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता के लिए। आपको पता है पहला री इंट्रोडक्शन हम कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में करा चुके हैं। अभी कीनिया और साउथ अफ्रीका का डेलीगेशन गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य का विजिट कर गया है और उन्होंने इसको सूटेबल पाया है। तो अगली खेप हमें साउथ अफ्रीका और कीनिया से चीताओं की मिलेगी, जिसको हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली खेप में आपको पता होगा 8 चीते आए थे नामीबिया से, दूसरी खेप में 12 चीते आए थे साउथ अफ्रीका से। तो कीनिया भी इस वजह से भी चर्चा में बना हुआ था। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी न्यूज में है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट इससे हो गए। हाल ही में खबरों में रही घटप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, तो घटप्रभा नदी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो कहां से निकलती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से ये निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। सबसे लंबी कौन है, हमने कल डिस्कस की थी, गोदावरी रिवर, जिसकी 1465 किलोमीटर लेंथ है, जिसको हम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगर कृष्णा नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियों में सबसे फेमस है, आपको पता होगा, तुंगभद्रा नदी। इसके अलावा भीमा नदी, ठीक है, भीमा रिवर इसकी सहायक नदी है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी। मूसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मूसी वही रिवर है जिसके किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। आप कीजिए, हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे ही स्थित है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी। और इसको तेलुगु में आपका मूसी नूरू भी बोला जाता है, ठीक है, मूसी नूरू। तो आपको जो भी दिखाई दे वो यही है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो गई। बात करें अगर ये चर्चा में क्यों है, देखिए अभी यहाँ पर एक ट्रैक्टर पलट गया था, जिसमें से
9 लोग उसमें डूबने वाले थे, लेकिन लोगों को इसमें बचा लिया गया। इसके एक इंपॉर्टेंट इसमें वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है गोकक जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले। इसके अलावा देखिए कुछ और संबंधित फैक्ट्स मैं इससे बता देता हूं। इसके ऊपर डैम बने हुए हैं, कुछ हम डैम देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर पावर प्रोजेक्ट, ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है श्री साइलाम प्रोजेक्ट। श्री साइलाम प्रोजेक्ट, ये भी आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है कोयना नदी के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अलमत्ती डैम। ठीक है, अलमत्ती डैम, ये भी आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डैम्स है जो कृष्णा नदी के ऊपर बने हुए हैं और बार बार इनको पूछता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और जो रिवर्स अभी चर्चा में रही हैं। तो शरावती रिवर, ये वेस्टर्न कर्नाटक से निकलती है, ये अभी चर्चा में बनी हुई है। जो भारत का एक बहुत फेमस प्रपात है जोग वाटरफॉल या जोग फॉल्स, वो इसी नदी के ऊपर बनते हैं। पेरियार रिवर, ये केरल में है, केरल की सबसे लंबी नदी है। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है या पेरियार नेशनल पार्क है, उसके भीतर से होकर ये गुजरती है। नारवा नदी, ये अभी चर्चा में है। एक्चुअल में क्या था, ये दोनों के बीच में एक बॉर्डर रिवर है, रूस और एस्टोनिया के बीच में। तो इसमें से अभी वाटर मार्कर्स, जो पानी के निशान होते हैं, उसको हटाया था, जिस वजह से लगातार ये न्यूज में बनी हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले किन दो देशों के बीच में है। संकोशी रिवर ये और अरुण रिवर, ये दोनों नदियां अभी चर्चा में है, ये नेपाल में स्थित नदियां हैं। संकोशी रिवर में अभी एक रिवर क्लीनिंग कैंपेन या नदी को साफ करने का अभियान चलाया गया था, इस वजह से चर्चा में थी। और अरुण नदी के ऊपर भारत और नेपाल मिलकर क्या बना रहे हैं, अरुण थर्ड एक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें अभी एक टनल की खोद की गई थी जो काफी सिग्निफिकेंट उसमें डेवलपमेंट था। ये पूरा होने के बाद नेपाल का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना होने वाली है। और भारत की जो SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम, वो इसको डेवलप कर रही है। तो अरुण नदी के ऊपर ये बन रहा है। हाल ही में किस संगठन ने बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है? तो किसने किया है? ये संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको शामिल किया है। तो ये आपसे सीधे पूछ सकता है, क्योंकि लगातार देखिए हमास में या गाजा पट्टी में अटैक कर रहा है इजराइल, उसमें काफी ज्यादा जो हम कह सकते हैं नादान लोग हैं या फिर जो जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी इसमें बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो इस वजह से अब इन्होंने इसको इसकी श्रेणी में डाला है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा थार्मिस ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में देखा गया था। यह किस ग्रह पर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें जिसमें आपके सारे ग्रह आते हैं, पृथ्वी भी उसमें है, उसमें सब में मिलाकर जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका नाम है थार्मिस ज्वालामुखी। बल्कि ये ज्वालामुखियों का पूरा समूह है, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ये अभी चर्चा में क्यों है? तो एक यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने यह पाया कि इस मंगल ग्रह का जो इक्वेटर है, इसके पास ये स्थित है। मंगल ग्रह के पोल्स पर या ध्रुव पर हमें पहले ही बर्फ के साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन अभी पहली बार हमें इस ज्वालामुखी के टॉप पर आइस पैचेस या बर्फ के हमें पैचेस देखने के लिए मिले हैं, जो एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है, क्योंकि इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास अभी तक हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले थे। तो यहां से दो फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो थार्सिस ज्वालामुखी है। बात करें अगर थार्सिस ज्वालामुखी कौन से प्लेनेट पर है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। नीचे आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा डाला है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंगल ग्रह के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों पर पानी के बर्फ के धब्बे का पता लगाया है, जो लाल ग्रह की जलवायु गतिशीलता के मौजूदा विचारों को चुनौती देता है। और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक स्टडी पूरी की है। बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो सबसे पहले सन आता है, फिर आपका मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स, फिर आपकी आती है यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो अर्थ के पास ही स्थित ग्रह है, इसको क्या बोला जाता है? रेड प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी एक वजह से और चर्चा में है, यहाँ पे एक क्रेटर है, गड्ढा है, उसका नाम एक भारतीय के नाम पर रखा गया है। बल्कि 3 क्रेटर का नाम भारतीयों के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये मंगल ग्रह का आप याद रखिएगा, थार्सिस ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। कुछ जो पृथ्वी पर उपस्थित ज्वालामुखी अभी चर्चा में है वो देख लेते हैं। माउंट कलनालाउन, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस का जो नीग्रोज आइलैंड है वहां पर ये स्थित है। माउंट फूजी सबको पता है, जापान में, जापान की सबसे ऊंची पीक है। कैंपी फ्लेग्रेई रीजन, ये इटली में है। इटली में चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर इस दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप अभी आया था। माउंट सुंधनुकुर, ये आइसलैंड में स्थित है। आइसलैंड को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ आइस एंड फायर।
इस नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये आर्कटिक सर्कल के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में आता है। ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी ये इक्वेडोर में स्थित है। माउंट नेमरुत, इसकी अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पिक्चर क्लिक की गई थी जो बहुत शानदार आई थी, इस वजह से चर्चा में है। और ये एक शांत वॉल्केनो है, मतलब काफी समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ। टर्की में यह स्थित है। इसके ईस्ट में ही एक बहुत फेमस लेक है, लेक वॉन। लेक वॉन आपको पता है दुनिया की सबसे लवणीय वाटर बॉडी है या सबसे सलाइन वाटर बॉडी है पूरी दुनिया की। ये आपके इसके ईस्ट में ही स्थित है, इसी माउंट के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो G7 का आयोजन इटली का शहर है अपुलियो। ठीक है, अपुलिया, माफ कीजिए, अपुलिया में आयोजित किया जा रहा है इटली में। नरेंद्र मोदी जी भी इसमें भाग लेने गए हैं। बात करें अगर G7 की, तो G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस के इनिशिएटिव पर की गई थी। नीचे आप इसके बारे में पूरा देख भी सकते हैं। बाद में देखिए इसमें रशिया को भी शामिल किया गया, तब इस ग्रुप का नाम G8 पड़ गया था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर इलीगल तरीके से कब्जा किया, उसके बाद उसको इस ग्रुप से अलग कर दिया गया। तब से फिर से ये G7 आपका बन गया है। इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है आपकी? जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, रशिया पहले था अब नहीं है, इटली और कनाडा, ये देश इसमें शामिल है। एक रह गया शायद यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये टोटल 7 देश इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ और जो मीटिंग्स अभी चर्चा में है वो देख लेते हैं। शंग्रीला डायलॉग या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण ये सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर का होटल है शंग्रीला होटल, वहीं पर हुआ था। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, जो कि WHO का हेडक्वार्टर भी है। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में किया। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल यानी जॉइंट टास्क फोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। बायो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन 2024 क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल की प्रदर्शनी इसको माना जाता है। सैन डिएगो यूएसए में आयोजित की गई। यहीं पर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस भी लॉन्च किया गया है, जिसका भाग इंडिया भी है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? मैं आपसे कह रहा था मंगल ग्रह एक वजह से और चर्चा में है, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। बल्कि 3 क्रेटर्स के नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखे हैं। तीनों हम नीचे देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, तो मुरसान क्रेटर का नाम रखा गया है। जबकि तीसरा हिल्सा क्रेटर भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये तीनों क्रेटर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बात करें, स्पेस की बात हो रही है तो कुछ स्पेस के जो मिशन चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। प्री फायर मिशन ये नासा का मिशन है। ये ट्विन सैटेलाइट मिशन है, यानी इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो लगातार हमारे पृथ्वी के पोल्स हैं, ध्रुव हैं, उसको स्टडी करेंगे और क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका लगातार रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड कराएंगे। मैगलन मिशन काफी पुराना मिशन है नासा का, और कौन से वीनस ग्रह की स्टडी के लिए भेजा गया था। चांगे 6 मिशन ये सैंपल रिटर्न मिशन है। मून की फार साइड से, जो पृथ्वी से चंद्रमा का हिस्सा दिखाई नहीं देता है, वहां से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा है। लूपेक्स मिशन ये फुल फॉर्म है इसकी लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन, ये इसरो और जाक्सा यानी भारत और जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन है चंद्रमा की स्टडी के लिए। आर्टेमिस 3 मिशन, इसके तहत अमेरिका चंद्रमा पर मैंड लैंडिंग कराने वाला है और नासा का मिशन। बेपी कोलंबो मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन है मर्क्यूरी ग्रह की स्टडी के लिए। तो ये कुछ अभी मिशन चर्चा में थे। हाल ही में खबरों में रहा नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में अभी एक अश्वत्थामा नामक हाथी है, उसकी मौत हो गई थी। जो वहां पर एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है मैसूर दशहरा, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था और अभी हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई, इस वजह से चर्चा में है। तो कर्नाटक में स्थित ये टाइगर रिजर्व है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं इस रिजर्व का नाम एक छोटी नदी नागरहोल के नाम पर रखा गया है और नागरहोल का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है स्नेक स्ट्रीम यानी सांप की धारा। और इसमें देखिए कुछ और है, ये पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
इसका हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। वर्तमान में भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। अपने दक्षिण में देखिए, इसके दक्षिण में क्या है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में स्थित है, और दक्षिण पूर्व में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से ये घिरा हुआ है। ये भी आपका कर्नाटक का ही एक टाइगर रिजर्व है, और जो मैंने आपको बताया यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। अगर देखिए बात करें, मैं आपको कर्नाटक के और टाइगर रिजर्व का रिवीजन करा देता हूं, और कर्नाटक के हम नेशनल पार्क भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये कर्नाटक के पूरी नेशनल पार्क की लिस्ट है। तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये आपके 5 नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित हैं। इसके अलावा अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो ये पूरा टाइगर रिजर्व का मैप है। अब कर्नाटक में देखते हैं, डंडेली अंशी, जिसको कली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, भद्रा टाइगर रिजर्व, जिसको भद्रा शेषचलम के नाम से भी पहले जाना जाता था, बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये भी कर्नाटक में स्थित है टाइगर रिजर्व, नागरहोल जिसकी हमने प्रश्न में बात की, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये सारे आपके टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर आप बात करेंगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल ट्राई जंक्शन, यानी तीनों कंट्रीज के, तीनों स्टेट्स के बाउंडर पर पड़ता है। तो इसको आप याद रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या आपको पता होगा, उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लग रही है। तो कल एक बहुत हृदय विदारक वहां पर घटना हुई। जो फायर वॉचर्स होते हैं, जो आग वगैरह का आकलन करते हैं, देखते हैं उसको, उनकी पूरी कार एक वहां पर जल गई और 3 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सिविल सोयम वन प्रभाग के अंतर्गत बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में आग बुझाने के दौरान 4 वन्य कर्मियों की मौत इसमें हो गई और 4 इसमें अन्य घायल हो गए। तो काफी बुरी कल ये घटना हुई है। और इसी देखिए फॉरेस्ट फायर से संबंधित कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार ने चलाया था? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया था। इसमें जो भीमताल लेक है, ठीक है, भीमताल एक लेक है उत्तराखंड में, वहां से इस झील से पानी उठाकर जंगल की आग बुझाने में उसका यूज किया जा रहा था। उत्तराखंड में एक और ऑपरेशन अभी चर्चा में है, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा क्यों न्यूज में है? उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, स्पेशली केदारनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। इस वजह से ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया गया, जिसके तहत उत्तराखंड पुलिस यात्रियों की जो यात्रा है उसको सुगम बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। तो उत्तराखंड सरकार की पुलिस का एक ये इनिशिएटिव है, ऑपरेशन मर्यादा। इसके अलावा कुछ और जो संरक्षित क्षेत्र अभी चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में उपस्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों चर्चा में है? यहां पर अभी एक टाइगर स्पॉट किया गया था, इस वजह से सरकार ये चाह रही है कि इसको एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, ये भी सब न्यूज में थे। बिलिगिरी रंगास्वामी टाइगर मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में स्थित है। मृगवाणी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में स्थित है। यहां पर अभी अतिक्रमण हो रहा था, इस वजह से ये न्यूज में है। पंपा झील, ये आपके कर्नाटक में स्थित एक झील है। और इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान या इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में उपस्थित एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो अभी चर्चा में बना हुआ था। विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आज ही ये मनाया जाता है 14 जून को। और क्यों मनाया जाता है? देखिए, आपको पता होगा जो ABO, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है कार्ल लैंड-स्टीनर ने, ठीक है। तो कार्ल लैंड-स्टीनर का बर्थडे होता है आज, उन्हीं के याद में हमने ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाना शुरू किया है। नीचे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 14 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना WHO द्वारा 2004 में सुरक्षित रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। 14 जून की तारीख को नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड-स्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुना गया था, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। बात करें अगर ब्लड की, आपको पता है जो पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो ब्लड ही करता है। इसके अलावा अगर बात करें O ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? O ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है। बात करें अगर AB ब्लड ग्रुप को, AB ब्लड ग्रुप जो होता है इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, यानी किसी से भी ये ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकते हैं।
बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड से जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनते हैं वो मैंने कुछ आपके लिए कलेक्ट किए हैं। जैसे सबसे नॉर्मल प्रश्न क्या बनता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो ब्लड का पीएच लगभग आपका 7.4 के आसपास होता है, यानी ब्लड जो है स्लाइटली एल्केलाइन होता है, अर्थात थोड़ा सा क्षार की तरफ ये होता है, या बेस की तरफ हम जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा अगर आपका पीएच होता है तो आपको पता होगा 7 से ज्यादा क्षार या बेस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर बात करें ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड के मुख्य 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स आप बोलते हो, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हो, और इसके बाद होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोला जाता है। डेंगू में आपकी प्लेटलेट काउंट ही गिरती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ही आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है या खून के थक्के जमने में सहायता करता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन के। ये प्रश्न भी लगभग कई बार आपसे पूछ चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है या रासायनिक नाम है वो क्या है। इसके अलावा देखिए हमने ये तो देख लिया कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी अर्थात कि आपका नसों से ब्लड कहां पर जाएगा और हार्ट से निकलकर ब्लड कहां पर जाएगा। पूरी बॉडी में ब्लड आपका पता है हार्ट ही हमारा या दिल जो है वो पंप करता है, तो इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की या ब्लड सर्कुलेशन की या और भी पूरे सब्सटेंस जो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, इसकी खोज किसने की है, तो ये की है आपकी विलियम हार्वी ने। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की है विलियम हार्वी ने, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यही कुछ संबंधित फैक्ट थे जो इस चीज से संबंधित थे, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हमारे इतने ही प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।